तो दोस्तों आज 10 अप्रैल 2023 देश दुनिया की बड़ी खबर लेकर आए हैं आपके लिए। तो फटाफट शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर हर रोज देख सके। शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आपको बता दें दोस्तों, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की भर्ती परीक्षा सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में कराए जाने के फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। सीएम एम के स्टालिन ने इस फैसले को घोर भेदभाव करने वाला बताया। उन्होंने पत्र लिखकर केंद्र गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि वो सीआरपीएफ की भर्ती परीक्षा में तमिल और अन्य राज्य भाषाओं को शामिल करने के लिए हस्तक्षेप करें। एम के स्टालिन ने अमित शाह को ट्वीट कर कहा कि सीआरपीएफ की भर्ती परीक्षा केवल अंग्रेजी और हिंदी में कराना एक तरफा और घोर भेदभाव करने वाला है। उन्होंने कहा कि यह फैसला तमिलनाडु के उम्मीदवारों को परीक्षा देने से रोक सकता है। उम्मीदवार अपनी स्थानीय भाषा में परीक्षा देने में असमर्थ हैं। राज्य सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक सीआरपीएफ में 9,212 पद खाली, इनमें से 579 पदों को तमिलनाडु में भरा जाना है। सीआरपीएफ की परीक्षा 12 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। बड़ी बात यह है कि 100 में से 25 नंबर सिर्फ उन उम्मीदवारों को मिलेंगे जिनको हिंदी की बुनियादी समझ, यानी इस फैसले का सबसे ज्यादा लाभ हिंदी भाषा के जानकार उम्मीदवारों को मिलेगा। विवाद का सबसे बड़ा कारणों में से एक यह कारण भी है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, वारिस पंजाब देखा चीफा और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह अब तक पंजाब पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। 18 मार्च से उसकी तलाश हो रही, जब पुलिस ने उसके और उसके सहयोगी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। अब पंजाब पुलिस ने कपूरथला जिले के फगवाड़ा शहर से एक एनआरआई को अरेस्ट किया है। सूत्रों ने बताया कि इस एनआरआई की अमृतपाल के होशियारपुर से फरार होने की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार हुई है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए एनआरआई का नाम जसविंदर सिंह पांगली है, जो फगवाड़ा के पास जगतपुर जट्टा गाँव का रहने वाला है। यह जानकारी भी मिली है कि पुलिस ने इस मामले में पांगली के अलावा कई और लोगों को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में अमृतपाल को लेकर बड़े खुलासे हो सकते हैं। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, भारत चीन तानातनी के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अग्रिम क्षेत्र का दौरा किया। हुए उत्तर बंगाल में वायुसेना स्टेशन हासीमार पहुंचे और जीओसी त्रिशक्ति कोर आगे के क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान सीडीएस ने बुनियादी ढांचे के प्रगति की समीक्षा की, क्षेत्र में विकास और परिचालन और रसद तैयारियों का जायजा लिया। सीडीएस ने दूर दराज के इलाकों में तैनात सैनिकों के साथ व्यापक बातचीत किया और उनके उच्च मनोबल और पेशेवराना अंदाज की सराहना की। रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने बताया कि इसके बाद सीडीएस ने सकुना में त्रिशक्ति कोर के मुख्यालय का दौरा किया, जहां उन्हें सिक्किम में उत्तरी सीमाओं पर परिचालन स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। सीडीएस ने पूर्वी सिक्किम में हाल ही में हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं और मौसम की आपात स्थिति के समय नागरिक प्रशासन और स्थानीय आबादी की सहायता के लिए बल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए गठन की सराहना की है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, गुजरात के ऊना में रामनवमी के मौके पर भड़काऊ भाषण देने वाली महिला काजल हिंदुस्तानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। काजल हिंदुस्तानी के भड़काऊ भाषण के बाद ऊना में सांप्रदायिक दंगे हो गए थे। पुलिस ने काजल हिंदुस्तानी के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वे भगोड़ा थी। रविवार को वेराल पुलिस थाने में काजल ने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि राइट विंग कार्यकर्ता काजल हिंदुस्तानी को रविवार को गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में रामनवमी पर कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसके बयान के कारण 1 अप्रैल को ऊना शहर में सांप्रदायिक झड़प हुई थी। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि काजल ने रविवार सुबह ऊना में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक दौरे पर उन्होंने राज्य के बांदीपुरा और मुदुमलाल टाइगर रिजर्व का दौरा किया। पीएम ने यहां बाघों को बचाने के लिए 50 साल पहले शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर की सालगिरह पर कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। इसी के साथ उन्होंने देश में बाघों की जनसंख्या के आंकड़े भी जारी कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को मैसूरू में बाघों की आबादी को लेकर नवीनतम आंकड़ा जारी किया और बताया कि 2022 में भारत में बाघों की संख्या 3,167 थी। आंकड़ों के अनुसार देश में 2006 में बाघों की आबादी 1,411, 2010 में 1,706, 2014 में 2,226, 2018 में 2,967 और 2022 में 3,167 थी। पीएम ने कहा कि दशकों पहले भारत से चीते विलुप्त हो गए थे। हम शानदार चीतों को नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से भारत लेकर आए। कुछ दिन पहले कुनो नेशनल पार्क में 4 सुंदर शावकों को जन्म दिया है। सच हर कदम आपके साथ।
आपको बता दें दोस्तों, गुजरात के साबरमती जेल में बंद माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद की दिल्ली में मदद करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर अतीक अहमद का बेटा असद उमेश पाल की हत्या के बाद दिल्ली आया था। बता दें कि उमेश पाल 2005 के बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था, जिसकी हाल ही में हत्या कर दी गई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है अतीक का बेटा असद दिल्ली के संगत बिहार में आया था, जहां वह अपने सहयोगी के घर पर लगभग 15 दिन रहा। पुलिस ने घर के मालिक की पहचान जावेद के रूप में की है। पुलिस ने उसके 3 सहयोगी की पहचान की है, जो दिल्ली में उसे छिपाने में मदद कर रहे थे। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक दिन का अनशन रखेंगे। 11 अप्रैल को जयपुर के शहीद स्मारक पर रखेंगे। गहलोत सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं करने के विरोध में रखेंगे अनशन। सचिन पायलट ने कहा कि 11 अप्रैल को महान समाज सुधार महात्मा ज्योतिबा फुले के जयंती पर जयपुर के शहीद स्मारक पर एक दिन का अनशन रखेंगे। इस बात को कहने के लिए भ्रष्टाचार हमारी सरकार जो कहती है वह करके दिखाती। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रखा है। हर पार्टी को अपनी बात पर विश्वास कराने के लिए प्रेरणा देना जरूरी है, इसलिए अनशन रखूंगा। पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब हमारी सरकार बनी थी तब भ्रष्टाचार को लेकर हमने मिलकर कई बातें कही थी, लेकिन अब तक यह काम नहीं हुए हैं। इसे देखते हुए मैं 11 अप्रैल को शहीद स्मारक पर एक दिन का अनशन करेंगे। यह अनशन उन बातों को रखने और उन्हें करने के लिए किया जा रहा है जो अब तक हमारी सरकार द्वारा नहीं किया गया। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 राज्य बनाने के बाद योगी सरकार दुग्ध उत्पादों को वैश्विक फलक पर नई पहचान दिलाने और ब्रांडिंग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के दुग्धशाला विकास एक दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहित नीति 22 में दुग्ध उत्पादों को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए सब्सिडी के साथ कई अन्य रियायतें देने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने दुग्ध उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए हर साल 20 लाख रुपए के 3 साल तक देने का फैसला किया है। निर्यात प्रोत्साहन के लिए यह राशि 40 लाख रुपए हो गया। अन्य देशों में उत्पाद का नमूना भेजने के लिए कुल लागत का 50% अनुदान दिया जाएगा। वहीं उत्पादों के मानकीकरण के लिए 5 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। विदेशों में भेजे दुग्ध उत्पाद के नमूने योगी सरकार देंगे अनुदान। योगी सरकार पिछली सरकारों में बेमारू सेक्टर में तब्दील हो चुके डेयरी सेक्टर में जान फूंकने के लिए कई योजनाएं चला रही। इसका असर भी अब दिखने लगा है। हर कदम आपके साथ। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक